आपका वेक्टर स्पेस, ठीक है। कॉपी क्लोजर तो कुछ काम नहीं होगा। अभी जो हमको पढ़ना है उसको हम बोलते हैं वीबीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इनडायरेक्टली इनका कहने का मतलब ऐसा है कि जब भी हम बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड बनाने के टाइम पे जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स रहेंगे उनको यूज करेंगे। इसको यूज करेंगे, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल को यूज करके बॉन्ड बनाते हैं, और इसीलिए इस थ्योरी को कहा जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। अब इस थ्योरी के हिसाब से जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, वो दो टर्म से बनता है। कितने टर्म? दो। पहला जो टर्म होता है उसको हम बोलते हैं मेटल। क्या बोलेंगे? मेटल। और दूसरे वाले को हम बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलेंगे? लिगेंड। अब इन्होंने बोला था कि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनेगा। इनमें से मेटल जो रहेगा वो किसका काम करेगा? एक्सेप्टर का। और डोनर जो रहेगा वो कौन रहेगा? लिगेंड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटल रहेगा इसके पास होनी चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल। क्या होनी चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल। और लिगेंड के पास क्या होना चाहिए? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक रहेगा डोनर और दूसरा रहेगा एक्सेप्टर। नॉर्मली हम बॉन्ड्स की बात करें, बॉन्ड तो बॉन्ड्स होता है पहला आयोनिक बॉन्ड, किसके बीच में बनता है? मेटल और नॉन मेटल आयंस के बीच में। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा जो बॉन्ड आता है वो आता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या आता है? कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, शेयरिंग होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो कैपिटल ए है वो कैपिटल बी के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। और ऐसे में ए हैविंग वन अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड बी हैविंग वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ए भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और बी जो रहेगा वो दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो बॉन्ड कितने बनेंगे? एक या दो? एक। तो ये तो एक बॉन्ड यहाँ बना है, इस एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो में से एक इलेक्ट्रॉन किसका है? एक। और एक इलेक्ट्रॉन बी। इक्वल शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग। तो जब इक्वल शेयरिंग होती है तो उसको कहा जाता है प्योर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहा जाता है? प्योर कोवैलेंट। समझ में आ गया? अब देखेंगे ए के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और बी के पास दो इलेक्ट्रॉन है, और बी चाहता है कि ए के साथ बॉन्ड बनाए। तो ए ने बोला कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता, मैं इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज़ शेयरिंग करने के लिए दोनों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये बोला कि कोई बात नहीं, घूमने जाना है, गाड़ी भी मेरी, पेट्रोल भी मेरा, बस बैठने का काम कर। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है। तो अब क्या होगा? ये बी जो रहेगा वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ही शेयर करेगा। तो बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? ए और बी। कितने बॉन्ड बन गए? एक। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दोनों में से ए के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 0। और बी के 2। तो यहाँ पे जो शेयरिंग है वो इक्वल है कि अनइक्वल है? अनइक्वल। तो जहाँ पे भी अनइक्वल शेयरिंग होता है ना, आपको एरो से ये शो करना होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए, कहाँ से कहाँ गए। तो एरो जो रहेगा वो ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, पर कितना है? ये अनइक्वल, सॉरी इक्वल शेयरिंग है और ये अनइक्वल। और जहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। समझ में आ गया? तो कोऑर्डिनेट की कोवैलेंट बॉन्ड ही है और प्योर कोवैलेंट बॉन्ड दोनों कोवैलेंट ही है। फर्क कितना है? एक में इक्वल शेयरिंग होता है, दूसरे में अनइक्वल। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट। किसके बीच में? डोनर और एक्सेप्टर में। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा वो 100% कौन सा नेचर शो करेगा? कोवैलेंट नेचर शो करेगा। आई थिंक इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीबीटी के हिसाब से मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड रहेगा वो कौन सा नेचर शो करेगा? कौन सा नेचर शो करेगा? कोवैलेंट। लेकिन कौन सा कोवैलेंट? समझ में आ गया? हाँ। अब यहाँ पे आते हैं। तो लिगेंड के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके पास, तो ये लिगेंड क्या करेगा? किसके साथ ओवरलैप करेगा? अब लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। और जब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, अपने ने बोला मेरे पास यहाँ पे दो ऑर्बिटल है,
एग्जाम्पल मानते हैं, एक इसको बोला एक्स ऑर्बिटल, इसको बोला वाई ऑर्बिटल। यहाँ पे मेरे पास लिगेंड है जिसके पास क्या प्रेजेंट है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्स के पास एक अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन है और बी के पास इलेक्ट्रॉन, वाई के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो, ये वाला लिगेंड जो है वो एक्स और वाई में से कौन से ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा? क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड बनाएगा लिगेंड, वो किसके साथ बनाएगा? एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, हाफ फील्ड के साथ नहीं बनाएगा। क्योंकि एक ऑर्बिटल का कैपेसिटी कितना होता है? 2, और इलेक्ट्रॉन कितना है? तो जितना कैपेसिटी उसका आधा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? हाफ फील्ड। तो ये कैसा है? एम्प्टी। तो लिगेंड मेटल के किस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा? एम्प्टी के साथ या हाफ फील्ड के साथ? समझ में आ गया? तो ये जो लिगेंड रहेगा वो y x के साथ नहीं जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा? y के साथ। क्यों y के साथ जाएगा पता है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। जब ये यहाँ जाएगा तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3। और रूल्स इसकी परमिशन नहीं देते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और इसीलिए ये हमेशा किसके सर्च में रहेगा? फुलफिल्ड, हाफ फील्ड, एम्प्टी। टारगेट कौन सा रहेगा? फुलफिल्ड, हाफ फील्ड, एम्प्टी। पक्का? चले आगे। ओके, अब इसके पास जो ऑर्बिटल्स रहेंगे वो s ऑर्बिटल हो सकता है, p ऑर्बिटल हो सकता है और d ऑर्बिटल। these are possibilities, s, p और d। ठीक है, अब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स में मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। कितना है? 2। तो लिगेंड्स कितने? मोनोडेटेड लिगेंड कंसीडर करना है सब, ठीक है। तो हमारे पास मोनोडेटेड लिगेंड है, तो कितने लिगेंड यूज करेंगे? 2। तो पहला लिगेंड कहाँ पे आएगा? S तो भर गया। नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा? P। तो कौन से ऑर्बिटल यूज किए? कितना S? 1। P कितना यूज किया? 1। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? और ज्योमेट्री क्या रहेगा? लीनियर। क्या रहेगा? लीनियर। समझ में आ गया? सपोज हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो मेटल है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। तो लिगेंड्स कितने होंगे? पहला कहाँ पे आएगा? दूसरा P, तो तीसरा P। कितना हो गया? S1 P1 P2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा S2 और ज्योमेट्री रहेगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या रहेगा? ट्राइगोनल प्लेनर। 15 से मत देखो, ट्राइगोनल प्लेनर लिखा है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कितने बॉन्ड बनाएगा? पहला P1 P2 P3 क्या बनेगा? sp3। एक और बनता है, कौन सा? DSP2। इस थ्योरी में समझ में आएगा ऐसा क्यों बनता है। इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और इसका ज्योमेट्री स्क्वायर। ठीक है, अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 5। कितने बॉन्ड बनाएगा? 5। पहला लिगेंड कहाँ आएगा? S, दूसरा आएगा P1, तीसरा आएगा P2, चौथा आएगा P3, पांचवा आएगा D1। कैसे लिखेंगे? sp3b। ज्योमेट्री P3L5 जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। समझ में आ गया? 3 बॉन्ड जो रहेंगे वो इक्विटोरियल रहेंगे और 2 जो रहेंगे वो रहेंगे एक्सियल। ठीक है, अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला। तो आप आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करेंगे तो बॉन्ड कितने बनाएगा? 6। S। एक बात तो कंफर्म है कि हाइब्रिडाइजेशन में S ऑर्बिटल कंपलसरी है, उसके सिवा नहीं होगा। ठीक है, S P1 P2 P3 D1 D2। ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक है, क्लियर हुआ? पूरे चैप्टर में ये और इसके बाद वाले थ्योरी काम है, कल की थ्योरी कुछ काम की नहीं थी, उसके थ्योरी में पढ़ने के लिए 2 मार्क के लिए, उसके अलावा कुछ काम नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन इसके ऊपर बनते जेडब्ल्यू में। हो गया? तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से कि sp sp2 sp3 sp3d sp3d2। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद
इतना देख लो पहले, इसमें से कुछ नहीं समझ आया इसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनता नहीं है, मिनिमम 2 होता है ये, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एस पॉसिबल ही नहीं है, एस पी पॉसिबल है। चलिए आगे। अब इन्होंने बोला कि ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, उसमें ये जो एस ऑर्बिटल है, ये है सपोज एनएस, ये क्या होना चाहिए एनपी, और डी कौन सा रहेगा एनपी। सपोज ये 4s है तो अरे एन है ना, तो ये 4s है तो ये क्या रहेगा 4p, और ये क्या रहेगा 4p, और यहाँ रहेगा तो n-1d, क्या रहेगा n-1d। क्लियर हो गया। अब ये तो s ऑर्बिटल है, इसके साथ कभी कभी d ऑर्बिटल ये वाला होता है, s के इनसाइड वाला, s के आउटसाइड वाला, ये इनसाइड वो आउटसाइड, s के इनसाइड वाला आउटसाइड वाला। कभी कभी यहाँ पे जो d ऑर्बिटल होता है वो ये वाला होता है, कौन सा आउटसाइड वाला इनसाइड वाला, आउटसाइड वाला। ये दोनों के लिए होता है ओनली कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। समझ में आ गया। तो s के साथ d ऑर्बिटल कभी कभी s के पहले वाला भी हो सकता है, कभी कभी s के बाद वाला। जब तक ऐसा होता है वो d ऑर्बिटल s के पहले वाला होता है, उसको कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमने जो d ऑर्बिटल यूज किया है वो s के इनसाइड वाला है, और जब d ऑर्बिटल s के बाद वाला यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हो गया। कितने बन गए 2, कौन से इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो इनर ऑर्बिटल होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जो आउटर ऑर्बिटल होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या बोला, जो इनर ऑर्बिटल होते हैं वो लो स्पिन होते हैं, और जो आउटर ऑर्बिटल होते हैं वो हाई स्पिन होते हैं नॉर्मली। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, हमने क्वांटम नंबर में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है, एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब ये लिखा हुआ है इसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा प्लस हाफ, क्योंकि ओनली प्लस वाला ही है, माइनस वाला तो है नहीं। सपोज मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ, तो अब इसका स्पिन वैल्यू ये प्लस हाफ और ये प्लस हाफ कितना हो गया +1, तो इसका स्पिन वैल्यू कितना हुआ +1। सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो +हाफ, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 0। समझ में आ गया। तो लो स्पिन का मतलब होता है ये स्पिन का जो वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट किया था ना उसका वैल्यू कम होगा, और हाई स्पिन का मतलब होता है उसके स्पिन का वैल्यू जो रहेगा वो कैसा होगा ज्यादा होगा। अभी मतलब बता रहा हूँ, एग्जांपल जब बोलूंगा तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना करके, ठीक है। तो लो स्पिन का मतलब क्या बताया, जिसमें स्पिन का जो वैल्यू रहेगा वो कैसा रहेगा कम होगा, और जिसमें स्पिन का वैल्यू ज्यादा होगा उसको बोलेंगे हाई स्पिन। क्लियर हो गया। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 को 2 तरीके से लिखते हैं, एक को लिखते हैं DSP3 और दूसरे को लिखते हैं sp3d। यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है वो s के पहले वाला है, यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है वो s के, तो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे, सिंपल बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है वो s के पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है वो s के पहले आया होगा, और s के पहले आएगा तो उसको क्या बोलेंगे इनर आउटर। तो ये रहेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन सा है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल का। इसमें क्या हुआ है आउटर। ठीक है। अब ये कौन सा है sp3 d2, तो यहाँ पे भी 2 बनेंगे d2 sp3 और sp3d।
इसको क्या बोलेंगे? इनर, और इसको बोलेंगे आउटर। नहीं समझा? यस और नो? मतलब समझा रहा हूँ, एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। सर एक इनर और एक आउटर ऐसा हो सकता है? नहीं, या तो दोनों इनर या तो दोनों आउटर। ऐसा नहीं होगा कि DSP3D एक इनसाइड एक आउटसाइड नहीं, या तो दोनों अंदर या तो दोनों बाहर। क्लियर हो गया? चलते आगे। अब इन्होंने क्या किया था, ये जो लिगेंड्स है ना, लिगेंड जिसको हमने क्या बोला था, डोनर, इनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया। एक को बोला था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या बोला था? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और दूसरे को बोला था वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है? और जब इन्होंने बोला कि हम लिगेंड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, एक को कहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड अदर विल बी वीक फील्ड लिगेंड, तो किसी ने पूछा कि चलो आपने क्लासिफाई किया तो कैसे? रीजन नहीं पता, मतलब कैसे, मतलब क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड? तो ये बोलता है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा वो अनपेड को पेड करेगा। जो मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना डी में, इफ वो अनपेड है तो उसको पेड करेगा, जितने ज्यादा पॉसिबल है उतने ज्यादा। और ये अनपेड का अनपेड भी रखेगा। सिंपल सी बात है। एक आध दिन, अब 2-3 दिन के बाद छुट्टी आने वाली, कंटिन्यू छुट्टी है, आजकल सेकंड हाफ में बच्चे नहीं आ रहे। एक कंप्यूटर है और एक रीडिंग था, दूसरा केमिस्ट्री था, तो 2-4 ही आ गए। अब सब एक एक बैठे हैं। अब मैं आता हूं, सिंगल नहीं बैठना है, पेयर बन जाओ, तो अनपेड को क्या किया? पेड बनाया। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। लक्ष्य में कराएंगे, जहां बैठना है वहां बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठे रहो बस। फर्क है दोनों, ठीक है? तो ये काम है, जैसे बैठना है वैसे बैठो। वीक फील्ड अपने हिसाब से बिठाएंगे, तो कैसे? कभी दो बैठ। एग्जाम्पल के लिए सपोज हमारे पास D5 है, कौन है? D5, और D के पास कितने बॉक्स होते हैं? 5। लक्ष्मण का एग्जांपल ऐसे दिया मैंने, हम दोनों कंपेयर नहीं करते एक दूसरे को कि कौन कैसा है। ठीक है? एग्जांपल के लिए बोला, ठीक है? ऐसे हम बोल सकते हैं। D5 है तो कितना है? 1 2 3 4 5। कितने अनपेड है? 5। वीक फील्ड लिखा जाएगा। अरे जैसे बैठना है वैसे बैठो, कोई टेंशन नहीं है मुझे, मैं इसके बाद से बॉन्ड बनाऊंगा। ठीक है? और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखा होगा तो चलो ऊपर जल्दी, ये इधर बैठ, तू इधर बैठ, तू जगह नहीं है कोई बात नहीं, बैठ जा। तो ये फर्क रहेगा किसमें? अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखा क्या बोलेगा? मैं बॉन्ड यहां से शुरू करूंगा, तो पहला बॉन्ड यहाँ, दूसरा बॉन्ड यहाँ, तीसरा बॉन्ड यहाँ, फिर यहाँ बॉन्ड बनाएंगे। और वीक फील्ड वाले ने बोला था इधर जगह नहीं है, कोई बात नहीं, आराम से बैठो आप लोग, हम यहाँ से बॉन्ड बनाएंगे। तो ये फर्क रहेगा किसके बीच में? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। तो ये अनपेड को पेड करेगा, जितने ज्यादा पॉसिबल उतने। अब ये तो ऐसा है कि आधा डिवाइड नहीं कर सकते ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड को ऐसे बोलेंगे कि वो फ्लिपिंग करवाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसा बोल सकते हैं फ्लिपिंग, लेकिन मेन रीजन ये है कि वो अनपेड को पेड करवाते हैं। सिंपल है, फ्लिपिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन फ्लिपिंग में ये आएगा तने क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज हो गया फ्लिपिंग। दैट्स व्हाई मैंने वो वर्ड यूज नहीं किया। क्लियर है? तो ये रहेगा किसके बीच का डिफरेंस? स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। साथ में ये भी बताएगा कि वो पैरामैग्नेटिक रहेगा कि डायमैग्नेटिक रहेगा। एग्जांपल की बात करें तो अभी इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? पहले वाले ने बोला था पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नहीं बताया था, ये बताएगा। अनपेड है नहीं है, मतलब पैराड है, और अनपेड कितना है? 1। और अनपेड 1 रहेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.73, 2 रहेंगे तो 2.84, 3 रहेंगे तो 3.87, 4 रहेंगे तो 4.90, 5 रहेंगे तो 5.92 या 93। क्लियर हो गया? तो अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज करेंगे तो ये डायमैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट 1.73। वीक फील्ड लिगेंड यूज किया, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कितना रहेगा? डायपोल मोमेंट 5.92। क्लियर हो गया? अब यहाँ यूज करते हैं D6 और यूज किया वीक फील्ड लिगेंड, पर एक पॉइंट तो रह गया ना D5 वाला। इसमें स्पिन का वैल्यू कितना होगा?
प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस 2.5। और इसके पहले वाले में यहाँ 2 थे, यहाँ 2 थे तो 0 हो गया, और यहाँ पे 1 था तो कितना रहेगा प्लस हाफ। तो इनर ऑर्बिटल में जो रहेगा वो कितना रहेगा प्लस हाफ, और आउटर में कितना रहेगा प्लस 2.5। तो एक में स्पिन का वैल्यू कम है, दूसरे में स्पिन का वैल्यू ज्यादा। स्पिन में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, काउंट करने के लिए बता दिया मैंने। अब मैंने यहाँ लिख दिया T6, इसके साथ फिर से एक्सप्लेन करूंगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, पेयर्ड अनपेयर्ड 4 अनपेयर्ड और 2 पेयर्ड हो गया। वीक फील्ड लिखा, क्या बोलेगा जैसे बैठना वैसे बैठो, बैठेगा। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कितने अनपेयर्ड है 4, मैग्नेटिक मोमेंट 4.90 हो गया। स्पिन का वैल्यू ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस 2 क्लियर। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखना आता है, चलो इधर आ जाओ। स्पिन वैल्यू 0, पहले कितना था अभी कितना है 0। स्पिन का वैल्यू ज्यादा था, स्पिन का वैल्यू कम है। स्पिन का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो हाई स्पिन, और स्पिन का वैल्यू कम रहेगा तो लो स्पिन। ये समझा? तो लो स्पिन हाई स्पिन ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन वैल्यू। क्लियर हो गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड में डिफरेंस क्या बताया इसमें? जो अनपेयर्ड को पेयर्ड करेगा वो स्ट्रॉन्ग, और अनपेयर्ड को अनपेयर्ड रखेगा तो वीक। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड क्या है, ये इसने नहीं बताया कि इसी को स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों बोला है। ये बोला कि स्ट्रॉन्ग ये काम करेगा, वीक ये काम करेगा। इसका रीजन नेक्स्ट वाली थ्योरी बताया कि ये नहीं बताएगा, इसको सिर्फ नाम बताया। ठीक है। अब बोलोगे आप लोग कि सर हमें कैसे पता चलेगा ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? आपके टेक्स्ट बुक में सीरीज दी हुई है 10-12 लोगों की, उस सीरीज में लिखा हुआ है कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक फील्ड लिगेंड है। उससे आसान तरीका है, एक ट्रिक है, 99% काम करेगी। ठीक है। CNOX जिस लिगेंड में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों एटम का काम करते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। और जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों डोनर का काम करेंगे वो वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है। ये मेरी ट्रिक है, मेरे हिसाब से ऐसा हो रहा है। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब जिसमें कार्बन नाइट्रोजन दो में से कोई भी एक क्या रहेगा डोनर एटम, और जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहेगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनमें से कोई तो वो किसका काम करेंगे वीक फील्ड लिगेंड। इससे 95% क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे इसी से। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ लिखा है NH3 और इसमें डोनर कौन है तो कौन सा काम करेगा? सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Cl-1, यहाँ लिखा मैंने C ट्रिपल बॉन्ड O, दिस इज -1 एंड +1 विद लोन पेयर। कार्बन के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी कौन इजीली लेगा? कार्बन। तो कार्बन ने जब डोनर का काम किया तो काम किसका करेगा? समझ में आ गया? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा या वीक फील्ड लिगेंड रहेगा, यहाँ से पता चल सकते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू n+2 dm, दैट इज ओवर मैग्नेट। देखना है, बंद कर दो, बस देखना है। देखने से कैसे पता चलेगा कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल? देखने से नहीं पता चलेगा, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा तो पता चलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड इनर है मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो अनपेयर्ड को पेयर करते हुए जाएगा तो आपको खुली जगह बनेगी लेफ्ट साइड में। जब खुली जगह बनेगी तो इनर ऑर्बिटल बन सकता है, लेकिन लिगेंड वीक है तो वो अनपेयर्ड को पेयर नहीं करेगा तो आपको राइट साइड में बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। ठीक है। इसके प्रोसीजर एग्जांपल से सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। मैंने बस पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया, एग्जांपल अभी तक लिए नहीं है। C2O4-2 वीक लिगेंड, C2O4-2 माय ऑक्सीजन इज डोनर एटम तो वो वीक फील्ड लिगेंड का काम। ये ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन वीडियो में छोड़ने नहीं है, मार्क्स मिल ही जाते हैं। अच्छे से पढ़ो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, सिंपल होता है, कंसेप्ट समझा तो नहीं तो निकल आता। डन। 3 मिनट लिखने के लिए।
कुछ भी रट्टा मत मारो कि इसमें ऐसा ही होगा, मैंने मतलब बता दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सब कुछ तो मतलब के हिसाब से जाओ, ठीक है सर। ये है तो ऐसा होना ही चाहिए, जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है। 3 मिनट आपके शुरू हो गए 20 सेकंड पहले तो ऐसे बातें कर रहा था। आज क्लियर है बोर्ड? कट गया ना तो वो वीडियो में तुझे एडिट करके लिखने लगाऊंगा। एडिट करना आता है? रील्स तो बराबर बनाते हो। नाम सुना है रील्स का? हम ये बोला कि नहीं सुना है। रील्स रील्स वो बराबर पता है, कार्बन की वैलेंसी वो नहीं पता। में तो मजा आता है, केमिस्ट्री में कहाँ मजा आता है? आपका मेन सब्जेक्ट तो मैथ्स है ना, मतलब मैथ्स और फिजिक्स में आता होगा नहीं? हिंदी में नहीं आता, कंप्यूटर में आता है, इंग्लिश तो है और सर भी अच्छा है, अच्छा पढ़ाते हैं। और वो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि उसमें कुछ एक्ट करके बोल सकते। केमिस्ट्री में करेंगे मैं एसिड बेस, ये दोनों कोलाइड होके रिएक्शन हो गया, तो मैंने बोला NaCl, तो बोले सर Na + Cl निकाल दो, हो गया। फिर दो मिनट बाकी है। समझ में आता है केमिस्ट्री में? हाँ थोड़ा बहुत तो भी, तो पूरा सिर के ऊपर से ज्यादा है। हाँ? पक्का सिर के ऊपर से ज्यादा को खड़ा कर देंगे, तब तक वो लेवल में आ जाएगा। ये DsP3 बन रहा है, उसमें स्ट्रक्चर डायग्राम बाइग्राम। हाँ वो इनर ऑर्बिटल रहे या आउटर ऑर्बिटल रहे, ज्योमेट्री विल बी सेम। सिर्फ ये sp3 और dsp2 में स्ट्रक्चर ट्रेड होता है। हाँ dsp3 और sp3d दोनों का ज्योमेट्री सेम है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 और d2sp3 दोनों का ज्योमेट्री सेम है, ऑक्टाहेड्रल। CN4 वाला क्यों DsP2 शो करता है? आपने कहा सिर्फ 5 और 6 शो करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला क्यों DsP2 शो करता है? आपने कहा था ना कि CN5 और 6 वाले ही थे। हाँ वो इनर और आउटर की बात कर रहा हूँ। हम DsP2 को इनर आउटर नहीं बोलेंगे, जिसमें दोनों पॉसिबिलिटी है वही इनर और आउटर रहेगा, क्योंकि 5 और 6 में दोनों पॉसिबिलिटी है। d ऑर्बिटल इनसाइड का भी हो सकता है, आउटसाइड में भी हो सकता है। दैट्स व्हाई इनर आउटर वहां पे आएगा, 4 में नहीं आएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, कौन से ऑर्बिटल में लिगेंड जाएगा वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो उस कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कंपाउंड में कहाँ जगह खाली है। क्योंकि रूल यही कहता है पीपीटी का कि आपको बॉन्ड बनाना वहां से शुरू करना है जहां से एम्प्टी ऑर्बिटल है। इनकेस वो एम्प्टी ऑर्बिटल डी में है तो आपको DsP2 मिलेगा, चाहे आपको 4 बॉन्ड क्यों ना बनाने पड़े। लेकिन इनकेस आपके पास डी में जगह नहीं है तो पहला लिगेंड तो S में आएगा और बचे हुए 3 P में चले जाएंगे तो वो sp3 बनेगा। एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल। हम जैसे उसने बोला था देख के नहीं बता सकते, ये आपको सॉल्व करना होगा और क्वेश्चन जेडब्ल्यू में सॉल्व करने के ऊपर ही आते हैं।
वो नहीं पूछेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। ठीक है, टाइम हो गया खत्म। क्लोज करो। कॉम्प्लेक्स कौन NiCN5। सबसे पहले आपको ये देखना होगा मेटल कौन है और ऑक्सीडेशन नंबर ये रहेगा निकेल प्लस। हो गया पहला काम। सफल इधर ध्यान दो, बाद में ढूंढ लेना हो। ठीक है, आफ्टर दैट लिगेंड कौन है CN-। दोनों एटम ये कौन सा लिगेंड रहेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर सही। जब भी इसको सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मेटल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, मेटल का कौन है मेटल? एटॉमिक नंबर 28। ये रहेगा 3D8 4F2 4P0 4D0। भरने के टाइम पे पहले 4S में आएगा फिर 3D पे जाएगा। लिखने के टाइम पे हम लोग लिखते हैं इस हिसाब से कि इनर ऑर्बिटल पहले आना चाहिए, आउटर ऑर्बिटल बाहर आना चाहिए। ये निकेल का, लेकिन हमको चाहिए क्या? निकेल प्लस, तो ये हो जाएगा 0। क्लियर? अब पहले हम लोग ये 3D ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 तो देखो क्या होंगे। उसके बाद कौन आएगा? F। यहाँ पे कौन रहेगा? B। अगर डी का काम है तो उसको नहीं लिखूंगा। इलेक्ट्रॉन किसने निकेल के पास? डी में ए। नॉर्मली पहले जैसे इलेक्ट्रॉन पढ़ते थे अभी भी वैसे ही जाएंगे, डायरेक्ट डबल नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन पेड है? 6। और कितने अनपेड है? 2। हो गया। अब यहाँ पे लिगेंड कौन है? स्ट्रॉन्ग है अभी? क्या बोलेगा? हो जाओ अनपेड पेड। हो गया। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। कुछ प्रॉपर्टी यहाँ लिखे, कुछ प्रॉपर्टी इधर लिखता हूँ। डायमैग्नेटिक पैरा, मैग्नेटिक मोमेंट 0, स्पिन वैल्यू 0। इसका मतलब क्या है वो आप देख लेना बाद में। हो गया। लिगेंड्स कौन है? कितने हैं? 4। पहला लिगेंड कहाँ पे आएगा? डी में। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन मिक्स हो सकते हैं, इसलिए सिंबल अलग लिखूंगा मैं। दिस इज 1 लिगेंड। दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना बॉन्ड बनाने के लिए। ये रहेगा दूसरा लिगेंड, ये रहेगा तीसरा लिगेंड और ये रहेगा चौथा लिगेंड। कौन से ऑर्बिटल यूज किए? DsP2। ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेन, स्क्वायर प्लेन समझ में आ गया?
इसलिए मैंने बोला देख के नहीं बता सकते, आपको सॉल्व करना होगा तो पता चलेगा कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा कि dsp2 रहेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? नहीं आया? पहला बॉन्ड कहाँ पे बना? D में, दूसरा S में, तीसरा P में, चौथा P में। कितने बॉन्ड बने? ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसमें कुछ ऐसा तो नहीं समझा है? देवस CN क्या है? ये साइन है। एक लिगेंड यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये लिगेंड है। लिगेंड उसके नीचे लिखेंगे कौन सा लिगेंड है वो। क्लियर हुआ? चलिए आगे एग्जांपल 2 लेता हूँ मैं ये, और यहाँ यूज करता हूँ निकेल Cl4 ओवरऑल चार्ज माइनस। पहले जैसे सॉल्व किया तो वैसे ही करेंगे। मेटल कौन है? निकेल। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस हो गया। फिर क्या लिखेंगे? लिखेंगे कौन है? Cl माइनस, स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, हेलोजन। उसके बाद डोनर एटम कौन है? Cl, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। पहले किसको लिखेंगे? निकेल। अभी लिखा था कितना है? 28। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 3d8 4s2 4p0 4d0। लेकिन आपको निकेल नहीं चाहिए, कौन चाहिए? निकेल +2। तो ये +2 बनेगा तो S के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कंप्लीटली D ब्लॉक चल रहा है अभी डायरेक्ट। मैं इससे मैंने बोला था D ब्लॉक में, ये आगे के चैप्टर में काम आएगा। दिस इज D ऑर्बिटल 1 2 3 4 और 5। दिस इज S ऑर्बिटल, दिस इज P ऑर्बिटल। D का काम नहीं, उसको छोड़ दो। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाँ, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? विच लिगेंड? स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड। अनपेयर्ड अनपेयर्ड ही रहेंगे, पेयर्ड नहीं बनेंगे। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैसे पता चला? अनपेयर्ड कितने हैं? 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट 2.84। स्पिन वैल्यू +1। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तो वैल्यू 0 था, वीक फील्ड में +1 इसलिए लिखा था। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो लो स्पिन और वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो हाई स्पिन। क्लियर हुआ ये मतलब? पहला लिगेंड कहाँ पे आएगा? 4s। कौन सा लिगेंड है? यहाँ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी होना चाहिए। दूसरा लिगेंड यहाँ आएगा, तीसरा लिगेंड यहाँ आएगा, चौथा लिगेंड यहाँ आएगा। किसको किसको यूज किया? समझा? तो दोनों में मेटल सेम है। देखो दोनों में मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, दोनों में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है, फिर भी दोनों के प्रॉपर्टीज अलग अलग है, दोनों का ज्योमेट्री भी अलग अलग है, क्योंकि लिगेंड डिफरेंट है। इसलिए प्रॉपर्टी मेटल के ऊपर ही डिपेंड नहीं होते, मेटल के साथ साथ लिगेंड के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अरे समझा नहीं समझा? नंबर 3 यहाँ लिखा हूं, नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 है कोबाल्ट NH3/6 ओवरऑल चार्ज +1। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे? मेटल है, कौन है? कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर +3। ओके, लिगेंड कौन है? NH3। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। डोनर एटम कौन है? हाँ, पूरा है वो, ठीक है। और हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ क्लियर। पहले लिखेंगे मेटल के बारे में। कौन है मेटल? कोबाल्ट। आयरन कोबाल्ट मतलब 27। तो क्या रहेगा? 3d7 4s2 4d6 4p0 4d0। ये कौन सा है? +3।
ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 6। समझ में आ गया? अब यहाँ पे रहेंगे कौन से ऑर्बिटल? d ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 ये रहेगा s, यहाँ रहेंगे t, यहाँ रहेंगे d की जरूरत है, देख लेते होंगे तो ड्रॉ करते हैं। क्लियर? अब भरेंगे इलेक्ट्रॉन किसके? d के। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ये खेलने जैसा ही है। क्लियर? लिगेंड कौन सा है? क्या बोलेगा? अनपेड को पेड। हो गया? सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेड। क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट 0, स्पिन वैल्यू 0। ठीक है? अब लिगेंड कौन है? पहले कहाँ पे आएगा? कौन सा डी? 3D 4D? तो पहला अमोनिया यहाँ आएगा, दूसरा अमोनिया यहाँ आएगा, तीसरा अमोनिया यहाँ जाएगा, चौथा अमोनिया यहाँ जाएगा। 4 5 6 ये रहेगा 5वां और ये रहेगा 6वां। पहले कहाँ पे गया? कितने डी? 2। फिर कहाँ गया? कितना? फिर कहाँ गया? तो क्या रहेगा? इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल। एक्स के पहले वाला डी है तो इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझा? नहीं समझा? वो एक इनर रहे आउटर रहे, ज्योमेट्री विल बी सेम, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। दैट इज ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? ओके। नंबर 3 CO Cl6 ओवरऑल चार्ज -3। ठीक है? मेटल कौन है? ऑक्सीडेशन नंबर +3। लिगेंड Cl -1। स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड। दोनों एटम Cl -1। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्लियर? समझा नहीं समझा? अरे हाँ या नहीं? जबरदस्ती वाला हाँ ये कितना है? 27। क्या आएगा? 3d7 4s2 4p0 4d0 ऑक्सीडेशन नंबर +3, s बनेगा 0 और d बनेगा 6। नहीं समझा? इसमें क्या समझना है? छोटे बच्चों को बताइए। ठीक है? यहाँ पे कौन है? S। यहाँ पे कौन है? T। और इधर कौन है? D। जरूरत पड़ेगी? देखते हैं, पता चली जाएगा। D के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 6। लिगेंड कौन है? ये बोलेगा मैं अनपेड को पेड नहीं करूंगा, जहाँ बैठ रहा है बैठ जाएंगे। लिगेंड कौन है? कितने हैं? 6। पहला कहाँ आएगा? कहाँ जाएगा? एम्प्टी होना चाहिए, खाली पेट होना चाहिए, आधा भरा नहीं होना चाहिए, बिना नाश्ते वाला होना चाहिए। Cl 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 कितने हो गए? क्या हुआ? Sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन इनर ऑर्बिटल आउटर। ओके, जितने पॉइंट्स आपने लिखे थे सभी यहाँ है। ठीक है? देखो कुछ नहीं समझा तो पूछो। इनमें से ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है कुछ भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो आपके लिए पूरा सॉल्व करना होगा। देख के नहीं बता सकते हो, रट्टा नहीं मार सकते हो। लिगेंड चेंज काम खत्म, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज काम खत्म। नहीं समझा? लिखो फिर। देखो डी ऑर्बिटल जो है, डी ऑर्बिटल जैसे कि D2sp3 है, डी ऑर्बिटल या तो इस साइड के या तो उस साइड के, दो में से कोई भी है।
एक डी ऑर्बिटल इधर का दूसरा इधर का, ऐसा नहीं होगा। दो लिगेंड होते तो एक कॉम्प्लेक्स में अलग अलग, एक भी स्ट्रांग होगा तो भी स्ट्रांग के हिसाब से जाएंगे, आधे स्ट्रांग है आधे वीक है तो भी स्ट्रांग के हिसाब से जाएंगे, उनको पावर मिल जाता है ना स्ट्रांग वाले साइड से, इसलिए। अरे 4 के अलावा नहीं है, दोनों आइटम उनके अलावा, मोस्टली तो यही आते हैं सिलेबस में, इसलिए वो लिखा हुआ है। एक ट्रिक दिया उसको याद रखो, मोस्टली कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन या तो हाइड्रोजन, इनमें से कोई आता है, आएगा तो सल्फर आएगा थायोसाइनोन, वो भी वीक ही है, वीक ही है। और ये मतलब आप देख के कैसे बता सकते हो, वो आप तो पढ़ोगे ना 12th होते होते वो भी समझ में आ जाएगा कौन वीक है कौन स्ट्रांग है, लिगेंड नहीं पढ़ने में। इनको घुमा दो दोनों को, आप ऐसा लग रहा है। कौन की रखा कॉपर कॉम्प्लेक्स बना था कॉपर, Cu, हाँ तो उसमें उसका यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लेंगे, स्टेबिलिटी वाला या नॉर्मली वो +1 है तो +2 में रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेबिलिटी वाले जाते हैं, लेकिन कॉपर न्यूट्रल नहीं होगा, +1 रहेगा तो X पे जाएगा तो D10 रहेगा, +2 में रहेगा तो D9 रहेगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और नॉर्मली उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो CuCl/4, CuCH/4, CuNH3/4 ऐसे बनाता है। हाँ, जो डी ब्लॉक का शीट आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, मैंने डी ब्लॉक में से कुछ टॉपिक्स को रिमूव करने के लिए बोला था, मतलब वो कुछ टाइम पे नहीं पढ़ने थे, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, जो मैंने टिक करके दिया था कि ये वाले अभी नहीं आएंगे, बाद वाले चैप्टर्स में आएंगे। ई को डी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले हैं तो सॉल्व कर सकते हो, ई को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अलावा कोई दूसरे चैप्टर जैसे एल्वाइज के वगैरह बहुत सारे हैं, तो अब नहीं होंगे वो, तो उनके लिए जगह भी नहीं छोड़ना है और उसको सॉल्व भी नहीं करना है, डायरेक्ट कंटिन्यू में बाकी को सॉल्व करना है डी ब्लॉक में। कल क्या सबमिट करने के बाद 25 तारीख को 26 को पक्का।